साल 2014। चाइना की गुआंगशी जुआंग रीजन का डुआन नाम के इलाके पर एक अंडरग्राउंड केव सिस्टम है। ये है जूडेन केव और इसमें 2 एंट्रेंस है, नॉर्थ और साउथ। ये चाइना का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन दुनिया भर से लोग यहीं पर आते हैं। ये जगह मशहूर है बड़े बड़े अंडरग्राउंड केव सिस्टम के लिए, मोस्टली अंडर वाटर केव। जूडेन केव उसी में से आता है। इस केव में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, 5 to 5 फीट्स या 160 मीटर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। वैंग युआन और वैंग टाओ दोनों ही एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर थे। युआन अपने लाइफ में 400 से ज़्यादा बार केव डाइव कर चुके थे और टाओ भी 200 से ज़्यादा केव डाइव कर चुके थे। लेकिन इस बार उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था कि वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। उन लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना था। उनका टारगेट था कुछ भी करके 160 मीटर से ज़्यादा की डाइव करनी है, और इसी सोच के साथ वो लोग डाइविंग के लिए निकल पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शायन और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अप्रैल 18, 2014 वैंग युआन और वैंग टाओ जूडेन केव में एंटर करते हैं। केव के पास इन लोगों के अलावा एक और आदमी था जो कि एक दिन पहले इन लोगों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में मदद करा था। वो आदमी आगे जाके इनके बहुत काम आने वाला था। फिलहाल वो लोग अपने साथ 20 सिलेंडर कैरी करके लाए थे। अब मुझसे मत पूछ लेना क्यों। डाइविंग में बहुत तरीके की गैस यूज किया जाता है। नॉर्मली नाइट्रोक्स गैस का यूज किया जाता है जो कि बनता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को मिलाकर, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही काम करता है। अगर आपको 100 फीट से ज्यादा की डाइव करना है तो नाइट्रोजन की जगह आपको हीलियम का यूज करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हीलियोक्स। इस तरीके से आप डिकम्प्रेशन टाइम को स्लो कर सकते हैं। तो पहले वो लोग एंटर करते हैं। उनका फर्स्ट स्टॉप था 393 फीट्स। यहाँ पर आके वो लोग एक दूसरे के लिए थोड़ा सा रुकते हैं। दोनों एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है। ऐसा करके वो लोग अपने अपने सिलेंडर को चेंज कर लेते हैं। डाइविंग करते टाइम युआन का काम था मेन लाइन को संभालना और टाओ का काम था मेन लाइन में यानी गाइड रोप में एरोस को फिक्स करना, क्योंकि अंडर वाटर केव में सेंस ऑफ डायरेक्शन काम नहीं करता, इसलिए एरोस यूजफुल साबित होता है। फिलहाल वो लोग अब तक पहुंच चुके हैं 512 फीट और अभी उनका रोप खत्म हो जाता है। अभी ध्यान से समझो, 512 फीट में उनका रोप खत्म हो गया और ये होता है 156 मीटर और उनको जाना था 170 मीटर जो होता है 556 फीट्स। लेकिन रिकॉर्ड था 525 फीट्स जो होता है 160 मीटर्स। मतलब उन्हें इस रिकॉर्ड को तोड़ के 10 मीटर और जाना है, जिस वजह से उन्हें और 14 मीटर की रोप जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनके पास वो नहीं था। तो पता है उन्होंने क्या किया? मेन लाइन को किसी चीज से लटका के गाइड रोप को छोड़ दिया। ये प्लूडा केव की तरह बिल्कुल भी नहीं है। याद है उसमें कितने छोटे छोटे पैसेज होते थे, लेकिन इस केव का पैसेज बहुत बड़ा था, जिसके लिए तो ये फेमस है। और अगर आपने मेरे चैनल में प्लूडा केव की वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देख ले। तो वो लोग असल में मेन लाइन को छोड़ चुके थे और धीरे धीरे वो लोग अभी नीचे की तरफ जा रहा है, इस बात से अनजान कि मेन लाइन धीरे धीरे गायब हो रहा है। इस पॉइंट पे वो लोग 525 फीट्स अचीव कर चुके थे। वो और नीचे जाएंगे। इस पॉइंट पे वो लोग पहुंच जाते हैं 538 फीट्स। युआन को थोड़ा अजीब लगता है, वो नर्वस हो जाता है और वो ऐसे ही डर जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने के लिए उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसके हिसाब से सिलेंडर में जो गैस मिक्सचर है वो सही है, लेकिन शायद कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये सब सोचने का भी टाइम भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी ऊपर जाना होगा। वो लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुके थे और इस पॉइंट पे वो लोग थे 166 मीटर्स। नेचुरली इतने दूर से गाइड रोप दिखेगा नहीं, तो वो लोग लगभग इतनी दूर तो पहुंच चुके थे जहाँ से गाइड रोप को शायद देखा भी जा सकता था। लेकिन उन्हें गाइड रोप तो मिला ही नहीं। मेन लाइन थोड़ा सा ऊपर चला गया। उन लोगों की फट गई। अगर मेन लाइन नहीं मिला तो वो लोग हमेशा के लिए उस केव में खो जाएंगे। ये था अक्टूबर का महीना, मतलब विंटर में आप केव के अंदर 15 मीटर तक देख सकते हैं। लेकिन उनका किस्मत खराब था, कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और इसलिए आप केव के अंदर 2 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकते, जो कि होता है सिर्फ 6.5 फीट। और कुछ मिनट तक वो लोग रोप को ढूंढने लगे। याद है गैस के बारे में मैंने क्या बताया? इस गैस का मकसद होता है आपको डिकम्प्रेशन सिकनेस से बचाना, लेकिन इस गैस का भी साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन कम होता है और हीलियम ज्यादा होता है। और अगर हीलियम बहुत ज्यादा हो गया तो हो सकता है HPNS। और यही चीज धीरे धीरे उनके अंदर पनपना शुरू हो चुका था। नीचे रहने से उनको मेन लाइन घंटा नहीं मिलने वाला। अगर आप पूछोगे केव के अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर काम नहीं करता तो वो ऊपर कैसे गए, तो वो चीज है डाइविंग कंप्यूटर। उस चीज का यूज करके वो लोग सिर्फ इतना जान सकते थे कि वो कितने गहराई पे है। बाकी सेंस ऑफ डायरेक्शन तो अब भी काम नहीं करता।
इसलिए वो लोग केव के वॉल को पकड़ पकड़ के ऊपर की तरफ आ रहे थे। किस्मत ने पहली बार उनकी साथ दे दी, लेकिन ये बस पहली बार ही था। हाँ, किसी तरह उन्हें गाइड रोप मिल जाता है, लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होने वाला था। इसके बाद से उनके लिए जो चुनौती आने वाली थी वो किसी नाइटमेयर से तो कम भी नहीं था। पानी में नीचे जाने से ज्यादा ऊपर आना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गहराई में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, और जब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने लगते हो आपको हो सकता है डिकम्प्रेशन सिकनेस। ये डिपेंड करता है आप कितने गहराई में हैं और कितने वक्त के लिए है। लेकिन इसमें भी एक थंब रूल को फॉलो किया जाता है। आप 200 फीट से जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना डिकम्प्रेशन टाइम इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 360 फीट में हो तो 1 मिनट को 10 डिकम्प्रेशन मिनट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कहानी ये है, उनको गाइड रोप ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो डिकम्प्रेशन का फुल चांसेस है। और उसके अलावा वो लोग बहुत घबरा भी गए थे, जिस वजह से उनका ब्रीथिंग फास्ट हो गया था, जिस वजह से ऑक्सीजन वेस्ट हो गया। इतना कम ऑक्सीजन लेके सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। उनको जरूरत थी जितनी जल्दी हो सके 243 फीट पहुंचना। वहां पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए जो वो लोग पहले से सेट करके रखे थे। ऐसी हालत में टाओ रुक गया। टाओ अपने टॉर्च से एक साइन बनाता है, युआन उसके पास आ जाता है। टाओ हैंड साइन बनाता है, उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। एक्चुअली दोनों का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी सिलेंडर टाओ को सांस लेने से रोक रही थी। इसलिए युआन अपने सिलेंडर में से बैकअप ऑक्सीजन टाओ को शेयर करता है, लेकिन इसके बावजूद टाओ धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगता है। वो सेंसलेस हो चुका था। युआन को टाओ मिला ही नहीं। उसका हाथ कांपने लगता है, आग भारी होने लगता है। शायद कुछ मिनट के बाद वो भी बंद हो जाए, जैसा टाओ का हुआ था। उसको अकेले ही जाना पड़ता है 243 फीट्स। उसने सिलेंडर उठाया और ऊपर नहीं गया, नीचे गया। वो चाहता था उसका दोस्त उसे मिल जाए। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिला। अब उसे ऊपर जाना पड़ेगा। वो पहुंच जाता है 187 फीट्स। यहाँ पर एक और सिलेंडर है, तो एक आखिरी ट्राई तो बनता है। उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, वो बस चला गया। इस बार भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। थका हारा युआन अपना सारा होप खो देता है। उसकी वो आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। वो आंखें बंद भी हो जाता है। अचानक से नींद खोलने जैसे वो जाग उठता है। नहीं, उसका अंत ऐसे नहीं हो सकता। बचने के लिए उसे ऊपर जाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लोग बार बार बेहोश हो रहे थे। साथ ही हीलियम ज्यादा होने की वजह से HPNS, शरीर कांपना, हाथ कांपना, उतने प्रेशर में सर दर्द से फट जाना, वॉमिटिंग, ये सब होता है। 35 मीटर्स तक पहुंचने के बाद वो अपना फर्स्ट डिकम्प्रेशन स्टॉप लेता है। नाइट्रोजन शरीर से पानी में घोलने के लिए 3-4 मिनट का स्टॉप लिया जाता है, और अगर डाइवर ऐसा नहीं करता तो बहुत सारा नाइट्रोजन उसके अंदर ही रह जाएगा, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होगा और डिकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार बनेगा। वैसे भी उसको बनना ही था, लेकिन आखिरी कोशिश भी तो करना ही था। ये स्टॉप और भी आता है 30, 27, 24, 21 मीटर्स। उसका लेजर फोकस बना हुआ था। ब्रीथ, डेप्थ, टाइम, गैस प्रेशर 21 मीटर में उसे हो जाता है वॉमिटिंग। वो अब ऊपर खड़ा मिस्टर पे से कांटेक्ट कर पा रहा था। मिस्टर उनके लिए एम्बुलेंस बुलाता है। मिस्टर पे को अभी तक नहीं पता कि टाओ खो गया। ऊपर जाके मिस्टर पे को भेजने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टाओ तो अभी तक मर चुका होगा। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, ट्रीटमेंट चलाई गई। 3-4 दिनों तक उसे डिकम्प्रेशन चेंबर में ही रखा गया, और अगले दिन टाओ का बॉडी 167 फीट में डाइवर्स को मिल गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।